प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1B के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 और 10 मैंने बोर्ड पर नोट किए हुए हैं। देखें, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके उत्तर में हम क्या करेंगे, 6 की घात n प्रश्न समझ लीजिए पहले। मतलब n यहाँ पर कुछ भी रखें, 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या का कितनी होती है, 1 से लेकर अनंत तक। n या कुछ भी रखें, क्या किसी भी n के लिए, किसी भी n के किसी एक मान के लिए क्या हमें 6 की घात n का मान कुछ ऐसा प्राप्त होगा कि अंतिम अंक जो हो किसी भी संख्या का शून्य हो सकता है क्या, ये वो पूछ रहा है। तो शून्य होने के लिए क्या हो सकता है, कोई भी संख्या का अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए उसके गुणनखंड दो की घात n और 5 की घात m के रूप के होने चाहिए। ठीक, ये बात हम जानते हैं क्यों होना चाहिए भाई। 2 और 5, यदि एक भी जोड़ा 2 और 5 का हमें मिल गया तो 2 पंजे 10, यानी 10 उसका एक गुणनखंड होगा। यदि एक भी जोड़ा 2 और 5 का मिला, एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए, इसका मतलब क्या हो गया, 2 पंजे 10, यानी इसमें 10 एक गुणनखंड होगा। और 10 जब एक गुणनखंड होगा तो उस संख्या का अंतिम अंक शून्य अवश्य होगा। इधर कुछ भी लग जाए, इधर 9 लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए। अब इन सब की गुणा करी हमने, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 54 गुणा 10 कितना हो गया, 540। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि 6 की घात n यदि 2 की घात n और 2 की घात m के रूप में आती है तो वहां पर शून्य होगा। तो 6 की घात n के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 की घात n, तो ये आएगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो यहां पर 5 की घात m नहीं है, यानी 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अतः यह संख्या किसी भी n के लिए, यहां n आप कुछ भी रख दीजिए, किसी भी n के लिए अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। अतः यह इस संख्या का किसी भी n के लिए अंतिम अंक शून्य, इस संख्या, यह संख्या की जगह इस संख्या का, अब भाषा सही हो गई। अतः इस संख्या का किसी भी n के लिए अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। अगर यहाँ 5 हमें दिख जाता, चाहे 5 की घात 1 होती, 5 की घात 2 होती, कुछ भी होता, तो यहाँ पर इसका अंतिम अंक हमें क्या मिल जाता, शून्य मिल जाता। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है और ये प्रश्न में भी लिखना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसका उत्तर देखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें देखो ये 13 है और 13 है, 13 कॉमन आ जाएगा। 7 गुणा 11 प्लस 1, ठीक। तो 1
गुणनखंड 13 हो गया और एक गुणनखंड ये हो गया। अब किसी भी संख्या के यदि दो गुणनखंड हैं तो वो दो अंकों से कट सकती है, एक तो 13 से कट जाएगी और एक इससे कट जाएगी। 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो 77 प्लस 1 कितना हो गया 78, यानी 78 से कटेगी और 13 से कटेगी। और अभाज्य संख्या का क्या नियम होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक के अतिरिक्त सिर्फ स्वयं से कटती हो, एक से कटती हो और स्वयं से कटती हो, इसके अलावा वह किसी से नहीं कटती, तब अभाज्य कहलाती है। यह संख्या देखिए एक से तो कट ही जाएगी, साथ में 13 से भी कटेगी और इधर 78 से भी कटेगी। तो यहाँ लिखेंगे कि यह संख्या दो अंकों से विभाजित हो रही है, अतः यह भाज्य संख्या है। चलिए इसका गुणनखंड अब दोनों को एक साथ भाषा लिख देंगे। और इसमें देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ देखिए 5 और 5, 5 कॉमन आ जाएगा। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। यहाँ भी इसके दो गुणनखंड हो गए, एक ये और एक ये। तो यहाँ लिखेंगे उपर्युक्त दोनों संख्याएं, उपर्युक्त दोनों संख्याओं के एक के अतिरिक्त दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड हैं, अतः यह दो संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, अतः यह दो संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इसलिए दोनों भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक इस तरीके से आप अपनी बात को एग्जामिनर को समझा देंगे और पूरे अंक अर्जित करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके लिए नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ध्यान देना, कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें देखना कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। इस तरीके के प्रश्नों में हम एलसीएम की गणना करते हैं। जहां कहीं पर अधिक से अधिक या अधिक संख्या की बात आती है वहां हम एचसीएफ निकालते हैं, और जहां पर पुनः मिलेंगे, घंटियां एक साथ बजेंगी या कारें एक साथ मिलेंगी, ट्रेनें एक साथ जाएंगी, इस तरीके के जहां प्रश्न होते हैं वहां हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखें तो यहां पर हमें क्या करना है, जितना समय लग रहा है दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम अपनी किसी भी विधि से निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ी है। हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करते हैं जो आपने पिछले क्लासेस में यानी 6th 7th में पढ़ी होंगी। 2 से काट लेते हैं, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये आ गए। यानी आपका लासा, जिसे कि हम एलसीएम बोलते हैं, कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36।
36 मिनट, यानी अर्थात वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से पूरी भाषा आपको लिखनी है प्रश्न में, ठीक है। तो आपने दोनों का एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम जितना आया उतने ही समय बाद दोनों पुनः मिल जाएंगे। यहाँ देखिए एक आपको गुणनखंड वृक्ष दिया गया है और इसमें x और y दिए गए हैं, x और y के मान हमें बताने हैं। तो यहाँ देखिए y देखते हैं। यहाँ सबसे पहले y के नीचे आपके दो गुणनखंड हैं, 5 और 13, अर्थात y का गुणनखंड कितने हैं, 5 और 13। तो y का मान कितना हो जाएगा, इसके गुणनखंड के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हो चित्र से, ठीक। और यहाँ x के गुणनखंड क्या है, देखिए x के गुणनखंड है, x का वृक्ष यहाँ आया 3 और 195, और 195 के आगे गुणनखंड है। तो x का मान क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी x के गुणनखंड हमारे पास कितने आएंगे, 3 गुणा 195, तो 3 से गुणा करा दो, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 नेम 27 और 1 28, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। तो ये हो गया x का मान। y के गुणनखंड क्या है, देखें y यहाँ पर आता है तो वृक्ष इधर को गया है, यानी दो गुणनखंड है 5 और 13। तो 5 और 13 की गुणा करा लो, 13 पंजे 65। तो y का मान क्या हो गया, 65। तो x का मान हो गया 585 और y का मान हो गया 65। यही हमारे यहाँ पर आंसर्स हो गए। तो ये थे आपके प्रश्न संख्या 11 और 12। आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 और 14। देखिए 13वां प्रश्न जो है आपका, अभी हमने जो प्रश्न कराया था प्रश्न संख्या 12, बिल्कुल उसी, प्रश्न संख्या ये कराया था 10। प्रश्न संख्या 13 बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 की तरह है, बस इन्होंने डिजिट में थोड़ा सा 2 डिजिट जो है बदल दिए हैं आपके लिए, 2 अंक आपके बदल दिए हैं। अब ये कह रहा है 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी एक गुणनखंड मिल जाए, यानी 1 और स्वयं के अतिरिक्त यदि कोई गुणनखंड होगा तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी। क्यों, क्योंकि अभाज्य की परिभाषा क्या है, 1 और स्वयं से जो संख्या विभाजित होगी वह अभाज्य होगी, और 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक और अंक से कोई संख्या विभाजित होगी तो उसे हम भाज्य कहेंगे। देखें यहां पर क्या है, 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11। तो यहाँ 11 आपने कॉमन ले लिए, तो 7 गुणा 13 प्लस 1 बचा। तो इसके ये 2 गुणनखंड हो गए और एक गुणनखंड क्या है, स्वयं। ठीक है, तो स्वयं से तो विभाजित कोई भी संख्या होती ही होती है। ये संख्या 2 गुणनखंड, इस संख्या के 2 गुणनखंड हो रहे हैं, यानी यह संख्या 2 अंकों से विभाजित हो रही है। जब 2 अंकों से विभाजित हो रही है तो ये भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे इसके 2 गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह, या पूरी भाषा लिखो, इसके 1 और स्वयं के अतिरिक्त। तो पिछले प्रश्न में भाषा लिखाई है वो पूरी लिखिए, इसके 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड हैं, 2 और गुणनखंड हैं, अतः यह
भाज्य संख्या है। दो गुणनखंड होगा यानी दो और संख्याओं से ये विभाजित हो गई, इसलिए क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अगले अंक में देखें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3। अब इसमें क्या होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो यहाँ फिर दो गुणनखंड हो गए। ठीक, यानी यहाँ पर फिर यही बात लिख देंगे, इस संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त दो गुणनखंड हैं। दो गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिए, कुछ भी नहीं किया। यहाँ वहाँ 13 रिपीट हो रहा था, 13 प्लस 13 था, यहाँ उन्होंने 13 अलग करके 11 प्लस 11 कर दिया है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या जो आपका 12 था, उसी टाइप का गुणनखंड वृक्ष बना दिया और x y z इसमें डाल दिए और कहा गया कि x y z का आप मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कहीं से शुरू हो जाइए, ऊपर से या नीचे से, ये प्रश्न दोनों तरफ से हो जाएगा। देखिए यहाँ 161 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 और z। तो चित्र से या गुणनखंड वृक्ष से 161 जो होगा 7 गुणा z के बराबर होगा। तो z बराबर क्या होगा, 161 बटे 7। तो 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, तो z का मान कितना आ गया, 23। ठीक, यहाँ देखिए 22 है, 22 के दो गुणनखंड जा रहे हैं, एक 7 जा रहा है, 161 जा रहा है। ठीक है, तो 22 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 और 161, इनकी गुणा करा देंगे तो यही 22 का मान हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 छंग 42, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1121, ये 22 का मान हो गया। x का मान क्या होगा, x के गुणनखंड देखिए, x का एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड 3381 है। तो x हो गया 2 गुणा 3381 या 3381, 2 से गुणा करा देंगे, दोनों गुणनखंडों की गुणा करा देंगे तो x का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल 1, 2 तियां 6, 1 7, 2 तियां 6। तो इस तरीके से x बराबर 6762, y बराबर 1127 और z बराबर 23, तीनों संख्याओं के मान प्राप्त हो गए। इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली 1B यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद कर रहे हैं कि चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप लिखिए, कमेंट करिए, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।